देखिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द्रव्य की अवस्थाएं। ये नया चैप्टर है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं। सामान्यतः अगर आपसे पूछते हैं कि किसी भी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं तो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, अर्थात सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखिए यहाँ पर कुछ जनरल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये एक शब्द है द्रव्य और एक होता है द्रव। द्रव से तात्पर्य तरल पदार्थ से है या लिक्विड से। ये मैं बात कर रहा हूँ द्रव्य की, अर्थात पदार्थ की। किस तरीके से डिफाइन करेंगे पदार्थ को? आप बताइए, कोई भी बच्चा। देखिए सामान्यतः जो पदार्थ होता है वो कहलाता है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है। जैसे किसी भी अपने आसपास रखे हुए किसी भी वस्तु को देखें आप, किताब है, कॉपी है, ये कुर्सी मेज़ हैं, जो सामान आप देख रहे हैं, ईंट पत्थर है, जो भी हैं, ये सब के सब इनमें द्रव्यमान भी होता है और ये स्थान भी घेरते हैं। तो ऐसा पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है, भार होता है, सहती भी शब्द वही है, ये होता है। और जो स्थान घेरते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्रव्य, मैटर कहलाते हैं। और मैटर का जो अवस्था होती हैं 3 होती हैं सामान्यतः, जैसे अभी बताया मैंने, ठोस, द्रव और गैस। ये किस बात पर निर्भर करती हैं? देखिए एक तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है और एक होती है रिपल्सन, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। आकर्षण अट्रैक्टिव फोर्स और प्रतिकर्षण क्या है? रिपल्सन फोर्स। तो तीनों में हम सबसे आसान तरीका है, तीनों में देखेंगे द्रव का है, जिनमें अट्रैक्टिव फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स बिल्कुल बराबर होते हैं। वो कैसे होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं। और जिनमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होती है रिपल्सन से, तो वो क्या होते हैं? ठोस। और इसके उल्टा जिनमें रिपल्सन फोर्स अधिक होता है और अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है, वो कैसी होती हैं? गैस अवस्था। हम इनको कई तरीके से आपको समझा सकते हैं कि देखिए ठोस जो होते हैं, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थों में उनके जो अवयव हैं, बनाने वाले अवयव हैं, इकाई हैं, अर्थात अणु हैं, वो बहुत अधिक पास पास होते हैं। क्यों होते हैं बहुत अधिक पास पास? क्योंकि उनमें जो अणुओं के मध्य में स्थान होता है, अंतरा अणु अवकाश कहते हैं उसको, वो बहुत कम होता है। स्पेस जो होता है बहुत कम होता है। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि उनमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, जिसके कारण वो अणु पास पास होते हैं और इसीलिए उनमें वो स्थान कैसा होता है? बहुत कम होता है। उनकी अपेक्षा जो स्पेस है अणुओं के मध्य में, वो द्रवों में ज़्यादा होता है और गैसों में सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम आकर्षण बल का ही तरफ से देखें तो आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोसों में होता है, उससे कम द्रवों में होता है और सबसे कम किस में होता है? गैसों में होता है। आकार और आयतन की दृष्टि से देखें तो देखिए ठोस के आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। द्रव के आयतन निश्चित होते हैं लेकिन आकार अनिश्चित होते हैं। जिस तरह के पात्र में उनको करते हैं उसी तरह के पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं वो। और गैसों का ना आकार निश्चित होता है और ना आयतन निश्चित होता है।
बहने की दृष्टि से देखें तो ठोस बहते नहीं हैं, द्रव ऊंचाई से निचाई की तरफ को बहते हैं और गैस चारों तरफ को बहते हैं। अगर हम दृढ़ता की तरफ से देखें, दबाव की तरफ से देखें तो देखिए ठोस दबते नहीं है, उनकी अपेक्षा द्रव अधिक दबते हैं और गैसें सबसे ज़्यादा दबती हैं। तो ठोस कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं, उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा दबते हैं, ये कम दृढ़ होते हैं और ये सबसे कम दृढ़ होते हैं। समझ आया? तो इस तरीके से कुछ पॉइंट हैं जिनका आप जो है जिनके अनुसार इनको डिफाइन कर सकते हैं। एक बार फिर देख लें, ठोस कौन से होते हैं? जिनके आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, वो ठोस कहलाते हैं। द्रव के आयतन निश्चित होते हैं लेकिन आकार अनिश्चित होते हैं, और गैसों के ना आकार निश्चित होते हैं और ना ही आयतन निश्चित होते हैं। यहाँ हम बात करेंगे केवल गैसों का, क्योंकि इसमें अधिकतर गैसों से संबंधित है। तो देखिए गैसों में तीन चीज हैं, एक तो ताप, एक दाब और एक आयतन। ताप यानी टेम्परेचर, दाब यानी प्रेशर और आयतन यानी वॉल्यूम। इन तीनों को चीज देखेंगे तो देखिए यहां पर दो शब्द आते हैं, एक तो है व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, एक है अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। एक ही चीज है ये तो, अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही तात्पर्य है इनका। तो ये दो शब्द समझिए आप, व्युत्क्रमानुपाती यानी व्युत्क्रम अनुपात, उल्टा अनुपात, और अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती, समान अनुपात। किस तरीके से? देखिए यहां पर ये तीन नियम हैं। अगर हम ऐसा देखें, मान लीजिए एक ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में गैस प्रूफ पिस्टन लगा हुआ है, ये इस तरीके से। यदि हम P दाब आरोपित करें इस पर, और P दाब पर इसका जो आयतन है वो कितना है? V है। अगर हम दाब को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। एक चीज को बढ़ा रहे हैं हम और दूसरी चीज घट रही है, या एक चीज को घटाएं, दाब को हम कम करें तो दाब को कम करने से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। तो उल्टा अनुपात हो गया। तो ये संबंध कहलाता है व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रम अनुपात, कि एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज कम हो रही है, और एक चीज को कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज बढ़ रही है। दाब को हम ज़्यादा कर रहे हैं तो आयतन कम हो रहा है, दाब को कम कर रहे हैं तो आयतन ज़्यादा हो रहा है। तो ये उल्टा अनुपात हो गया, ये ही शब्द कहलाता है व्युत्क्रम अनुपात या व्युत्क्रमानुपाती। समझ आ गया? अब दूसरी चीज़ देख लीजिए, अगर ऐसा अनुपात हो कि एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं और दूसरी चीज़ भी बढ़े, या एक को कम कर रहे हैं दूसरी चीज़ भी कम हो, तो वो कैसा हो जाएगा? सीधा अनुपात। वो ही कहलाता है समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। जैसे अगर हम ये करें, इसमें से ही कोई एक चीज़ ले लें, टेम्परेचर को ले लें, मान लो दाब को स्थिर कर दिया जाए, दाब को स्थिर कर दिया जाए, और अगर हम इनमें से एक चीज़, अगर दाब को भी लें, एक चीज़ को, किसी को भी स्थिर करें, अगर हम यहाँ पर ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, दाब को स्थिर मत करिए, अगर ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ेगा। ताप को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा, सीधा अनुपात हो गया। तो ये कहलाता है समानुपाती। समझ आ गया? इन दोनों शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग होगा इनमें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहां बायल का नियम। बायल का नियम, बायल्स लॉ।
फ्रांसीसी वैज्ञानिक रॉबर्ट बायल ने सन 1662 में ये नियम दिया था। अभी मैंने आपको बताया था ताप, दाब और आयतन। उन्होंने क्या काम किया था कि इस ताप को स्थिर रखा। जब ताप को स्थिर रखा तो किस किस में संबंध व्यक्त किया? दाब और आयतन में। उन्होंने स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये देखा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? दाब के। अर्थात यदि आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो आप इसी से उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। किस तरीके से? ये है किस कंडीशन में, मैं थोड़ा सा इधर को लिख दूंगा इसको, कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P। किस कंडीशन में है? स्थिर ताप व गैस की निश्चित मात्रा के लिए। इसको हटाने के लिए एक अक्षर यूज किया, V बराबर K इंटू 1/P। इसको क्रॉस की ऐसे गुणा कर देते हैं तो ये P इंटू V बराबर K। K कांस्टेंट है। दो भिन्न गैसों के लिए यदि निश्चित स्थिर ताप पर उनके आयतन क्रमशः V1 और V2 और दाब क्रमशः P1 और P2 हैं तो उनमें ये संबंध होगा P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। इस तरीके से, अर्थात स्थिर ताप पर पहली गैस के दाब और आयतन का जो गुणनफल है वो बिल्कुल बराबर होगा किसके? दूसरी गैस के दाब और आयतन के। अब जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल इसी तरह एक्सप्लेन किया जा सके। आपको हमने बताया है पीछे वाले चैप्टरों में कि ये जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, बताया है। अर्थात m बराबर v इंटू डी, समझाया है पीछे। इस हिसाब से v बराबर किसके होता है? m/d, मात्रा बटे घनत्व। यहां v के स्थान पर इसको रख दे तो देखिए दो अलग अलग गैसों के लिए P1 इंटू V1 क्या है? m/d। m क्या है? द्रव्यमान गैसों के, वो दोनों निश्चित है, कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? P1/d1 बराबर P2/d2। तो ऐसे भी हो सकता है, ये बराबर कैसे होंगे? निश्चित होंगे कि स्थिर ताप पर एक गैस के दाब और घनत्व का जो अनुपात है वो बिल्कुल बराबर होता है दूसरी गैस के दाब और घनत्व के अनुपात के। तो ये भी बायल का ही नियम है, इस तरह भी आ सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि केवल एक जैसी रटी रटाई चीज़ें किताब में हैं उन तक ही सीमित मत रखिए, थोड़ा अपना भी प्रयोग करिए। तो देखिए कोई इसको इस तरीके से लिख देता है जैसे मैंने यहाँ पर समझाया है और यहीं तक छोड़ देता है, कोई इस तरीके से एक्सप्लेन कर देता है। कैसे? कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इस तरीके से ये संबंध, ये बराबर PV बराबर किसके हो गया? K। अगर दो भिन्न गैसें हैं तो उन दोनों भिन्न गैसों के यदि दाब क्रमशः P1 और P2 और आयतन V1 और V2 हैं तो उनमें ये संबंध होगा P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। जैसा अभी बताया कि स्थिर ताप पर पहली गैस के दाब और आयतन का गुणनफल बिल्कुल बराबर होता है दूसरी गैस के दाब और आयतन के गुणनफल के। समझ आ गया? इसी तरीके से ये P1/d1 बराबर P2/d2 किस तरीके से किया? क्योंकि आयतन बराबर किसके होता है? द्रव्यमान बटे घनत्व के। अब क्योंकि
मात्रा निश्चित है गैस की, तो देखिए कायदे में तो ये होगा P1 इंटू M1। अब M1 जितना होगा उतना ही दूसरी गैस का मात्रा होगी, वो भी हमको वही रखनी पड़ेगी, तो दोनों बराबर होने के कारण कट जाएंगी। तो ये संबंध क्या हो जाएगा, P1 बटे D1 बराबर P2 बटे D2। समझ में आ गया। अब समझिए आप चार्ल्स का नियम। फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ने ये नियम सन 1887 में दिया था। नहीं, गलत है, 1787 में दिया था। किसने? फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ने 1787 में। लेकिन गैलुजक नामक वैज्ञानिक ने सन 1802 में इसमें संशोधन किया था, इसलिए इसको गैलुजक का नियम भी कह देते हैं। गैलुजक, पीछे पढ़ाया हमने आपको एक नियम, गैलुजक का नाम आया होगा, गैसीय आयतन संबंधी गैलुजक का नियम। तो उसी गैलुजक ने सन 1802 में इस नियम में संशोधन किया था, क्योंकि इसका प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स ने, इसलिए चार्ल्स के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इसको गैलुजक का नियम भी कह देते हैं। नियम क्या है? गैलुजक ने दाब को स्थिर किया। जब दाब को स्थिर कर दिया तो संबंध किस में हुआ? परम ताप T और आयतन V में। इन्होंने दाब को स्थिर रखने पर बताया कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप T के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के। किस कंडीशन में? स्थिर दाब व निश्चित मात्रा की गैस के लिए। अर्थात इस नियम को इस तरह बोल सकते हैं कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। इस अक्षर को हटाने के लिए एक दूसरा अक्षर यूज करते हैं पहले की तरह, K, अर्थात V बराबर K इंटू T। K को एक तरफ निकालें जहां पर K क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर इसको K कांस्टेंट, इस K को एक तरफ कर लें तो या करके V बटे T बराबर क्या हो जाएगा? K। अर्थात ये संबंध होता है। अब इस संबंध को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन और परम ताप, इन दोनों का अनुपात है, वो सदैव कैसा होता है? स्थिर होता है। K क्या है? कांस्टेंट। दूसरे मैंने कैसे बताया कि V है आयतन और T है परम ताप। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन और परम ताप का जो अनुपात है, ये कैसा होता है? स्थिर होता है या निश्चित होता है। दो भिन्न गैसों के लिए यदि उनके आयतन क्रम से V1 और V2 हैं और परमताप क्रम से T1 और T2 हैं, तो उनमें संबंध इस तरीके से होगा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 बराबर K। अर्थात इस कंडीशन में स्थिर दाब व गैस की निश्चित मात्रा के लिए अगर दो गैसें हैं तो पहली गैस के आयतन और ताप का जो अनुपात है वो बिल्कुल बराबर होगा दूसरी गैस के आयतन और ताप के अनुपात के बराबर होगा। समझ में आया है?